वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका आईपीओ जो है वो हमें देखने को मिला था अप्रैल में ही इसी साल 2024 में, और इसका लिस्टिंग जो है ये हुआ था 5 अप्रैल को। हमें इसका लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिला था 2024 में। अब इस स्टॉक ने रिसेंटली ही, यानी अगर हम एग्जैक्ट आपको मंथ बताएं तो अक्टूबर 2024 में ही एक पार्टनरशिप अनाउंस की थी, और वो पार्टनरशिप थी नन अदर दैन गूगल के साथ। जी हाँ, अब ये जो स्टॉक है इसने ये पार्टनरशिप अक्टूबर में ही अनाउंस की है। ये स्टॉक काम किस में करता है, अगर बात करें हम ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है तो साइबर सिक्योरिटी से में काम करती हुई देखने को मिलती है। और इवन साइबर सिक्योरिटी में ही इनका रेवेन्यू 98% का जनरेट होता है, और सिर्फ 2% का रेवेन्यू ये अदर इनकम से जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनके क्लाइंट बेस देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इंटरनेट और ऑनलाइन फैसिलिटी, डिजिटल मनी, क्रिप्टो, ये सब कुछ डिजिटलाइज हमें देखने को मिल रहा है। इवन डिजिटल वॉलेट्स देखने को मिलते हैं। इवन हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट लॉकर्स भी डिजिटल देखते हैं। तो जब डिजिटली इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ हिंदुस्तान में, तो ऑब्वियस है साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फ्रॉड भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये तो हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, बाकी डिफेंस, साइंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर्स, इन सब में तो ऑब्वियस है जितना भी इंटरनेट का यूज़ है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली बोलने का मतलब इतना है कि साइबर सिक्योरिटी में ये कंपनी काम करती है, तो इसका फ्यूचर हमें अच्छा देखने को मिलेगा। इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम डेफिनेटली हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्योरली ये साइबर सिक्योरिटी में काम करती है। 98% का इनकम इनका सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से जनरेट होता है। अब होता है तो ये तो ठीक है, लेकिन क्लाइंट कौन से हैं ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि जितने बड़े क्लाइंट होगा कंपनी की सिक्योरिटी उतनी बड़ी है, उतना अच्छा काम इनके पास आता रहेगा। तो अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात कर ले तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके क्लाइंट्स हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो है ये भी इनके क्लाइंट्स में देखने को मिलता है। इवन डिपार्टमेंट्स भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। लार्ज स्केल पे एंटरप्राइजेस जो है इंक्लूडिंग बिजनेस ऑफिसेस भी इनके क्लाइंट बेस में हैं। अब जैसे एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, बीएससी, जो कि हम देखते हैं बीएससी पे स्टॉक मार्केट में अगर कोई है तो उसको बीएससी एनएससी का नाम पता ना हो, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो बीएससी भी इनका क्लाइंट है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी इनका क्लाइंट देखने को मिलता है। डीएसपी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड भी इनका क्लाइंट है। मोतीलाल ओसवाल भी देखने को मिलता है। फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल आप सबको पता ही होगा। एनएसडीएल भी, ई गवर्नेंस भी इनका क्लाइंट बेस में देखने को मिलता है। तो इनका क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम सितंबर 2024 की बात करें तो कंपनी ने 200 न्यू कस्टमर्स अक्रॉस 32 कंट्रीज में इंक्लूड किए थे। 200 नए कस्टमर सितंबर में ही 2024 में कंपनी ने जो है अचीव किए, या नए कस्टमर्स एड ऑन लिस्ट इनकी हुई थी जो कि ग्लोबली थे। उसमें यूएसए के कस्टमर थे, यूके, जापान, फ्रांस और इंडिया के भी कस्टमर्स ऐड ऑन होते हुए देखने को मिले हैं। अब न्यू क्लाइंट लिस्ट में जो बड़े बड़े नाम हैं उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट, जेन डिजिटल और फिर ब्रदर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा कुछ चाइना के भी नाम देखने को मिलता है। फ्रेश वर्क एंड लिनोवा जैसी कंपनियां भी इसके क्लाइंट बेस में हैं। तो बेसिकली इसका क्लाइंट बेस हमने इसलिए डिस्कस किया है कि न्यूली आईपीओ इंट्रोड्यूस हुआ है। हम जानते हैं कि इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के इस ज़माने में साइबर सिक्योरिटी होना कितना ज़रूरी है, और अगर कोई कंपनी प्योरली साइबर सेल सिक्योरिटीज में काम करती है, 98% का इनकम उनका उसी से आता है और उसके बड़े बड़े क्लाइंट बेस है, तो डेफिनेटली ऐसे कंपनी को जो है एनालाइज करना तो बनता है। तो चलिए हम इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करने का सही समय है।
सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1366 करोड़ का मार्केट कैप है। काफ़ी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है, मिनी स्मॉल कैटेगरी में ये कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अब तक डिविडेंड नहीं दिया है। अप्रैल में ही तो एनएसए पे लिस्ट हुई है, तो डिविडेंड एक्सपेक्ट करना भी गलत ही होगा। कंपनी का अभी लिस्टिंग की वजह से बहुत सा डाटा अवेलेबल नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अवेलेबल है हम उस पे इसको एनालाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम आरओई की बात करें तो यहाँ पे आरओई मेंशन नहीं है, लेकिन कैलकुलेट किया है मैंने तो 54.42% का आरओई देखने को मिलता है और आरओसीई देखने को मिलता है। आरओसीई 54.42% का देखने को मिलता है। और अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई 57.84% का देखने को मिलता है, जो कि दोनों भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आरओसीई 54.42% का और आरओई जो है ये 57.84% का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ईपीएस की तो ईपीएस 12 का देखने को मिल रहा है, तो 12 का ईपीएस भी ओके ही देखने को मिलता है। स्टॉक पीई की बात करें तो यहाँ पे 125 का स्टॉक पी देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप स्टॉक पी कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त आपको समझेगा कि पी जो है ये मोर देन 200 के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब 211 के आसपास मैंने इसको कैलकुलेट किया था, आई थॉट 211.46 के आसपास, लेकिन यहाँ पे क्या स्टॉक पी, हायर स्टॉक पी होना यानी स्टॉक खराब है, इस तरह का हम कंसिडरेशन रख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर स्टॉक पी हाई है भी तो आपको बाकी फैक्टर्स देखने हैं, जैसे अगर बिजनेस अच्छा होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अब अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर्स बढ़ेगा, और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो स्टॉक पी जो है ये अपने आप ही कम हो जाएगा या नीचे आता हुआ देखने को या एवरेज आता हुआ देखने को मिलेगा। पूरी जो इंडस्ट्री है इसका जो पी है ये 43 है, लेकिन उस हिसाब से डेफिनेटली ओवर वैल्यूड ये स्टॉक अभी देखने को हमें मिल रहा है। डेप की बात करें तो कंपनी पे डेप बिल्कुल नहीं के बराबर है, 0.01% का डेप है जो कि नहीं के बराबर है। करंट असेट 45.2 करोड़ के हैं, कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि करंट असेट्स कंपनी के पास ज्यादा है। पेट्रोस्की स्कोर अभी तो यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं मिला क्योंकि पूरे फैक्टर्स यहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में जब भी पूरे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे मैं पेट्रोस्की स्कोर भी आपको बताऊंगी। इन्वेंट्री कंपनी के पास नहीं है, तो चलिए हम जितने फंडामेंटल अवेलेबल है पहले वो चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं कंपनी के ग्रोइंग मैनर में है, पहले 12 करोड़ और फिर 19 करोड़। यहाँ पे 1000 करोड़ की कंपनी है, तो ऑब्वियसली इतनी स्मॉल कैप मिनी कैप कंपनी से बड़े नंबर्स की एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। यहाँ पे जो सेल्स है ये डेफिनेटली ग्रोइंग है, 12 करोड़ और 19 करोड़। एक्सपेंसेस स्लाइटली बड़े हैं, वो बढ़ने ही वाले हैं, कंपनी ग्रो करेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 6 करोड़ और फिर 11 करोड़, 6 करोड़ एंड 11 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 8.27 एंड देन 11.98 का ईपीएस भी देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बिजनेस तो कंपनी का अच्छा है, जैसे कि हम पी को कंसिडर कर रहे थे कि पी बहुत हाई है तो बिजनेस कंपनी का अच्छा है। अगर हम यहाँ पे उसके बाद एक बार रेवेन्यू की बात कर ले, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स जो है कंपनी के ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम अगर पीई की बात कर रहे थे तो बिजनेस कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है, रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे हैं। उसके अलावा प्रॉफिट कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है और ईपीएस जो है ये ईपीएस भी कंपनी का बढ़ रहा है। तो बेसिकली पी जो हायर है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस,
बट ऑल्सो द पॉजिटिव फैक्टर इसमें देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये डेफिनेटली 56.96% का है, तो चलो ये अच्छा है। एफआईएस जो है कंपनी में पहले 9.81 थे और डीआईएस 2.23 थे, जो कि अभी करंटली हम बोल सकते हैं एफआईएस ने अपना होल्डिंग कम किया है और डीआईएस तो यहाँ पे 0 ही देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुका है। अब एफआईएस और डीआईएस का जहां तक सवाल है तो आईपीओ लिस्ट होता है तब उनका जो भी स्टेक उन्होंने बाय किया था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉकिंग पीरियड उन्होंने वो कम कर दिया है। और वैसे भी हमने देखा है कि एफआईएस ने जो है काफी सारा स्टेक अपना इंडिया से ही कम किया है ड्यू टू द करेंसी, जो हमारा करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है उस वजह से, वो अलग फैक्टर है। तो इस वजह से एफआईएस यहाँ से नहीं है और डीआईएस जो है उन्होंने अपना पूरा स्टेक यहाँ पे सेल कर दिया। तो क्या अब ये कंपनी लेने लायक नहीं है? ऐसा नहीं है। प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, डेफिनेटली एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, बढ़ने में वक्त लगेगा। अब हम इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर्स देख लेते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें या एडवांटेज की बात करें कंपनी के, तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जैसे कि मैंने आपको कहा 32.7 है, जो कि लास्ट 3 सालों का है एंड विच इज गुड। उसके अलावा कंपनी ने जो है आरओई, हमने जैसे कहा था कि आरओई हेल्दी मेंटेन कर रखा है यहाँ पे 60.96% का, जो कि लास्ट 3 सालों का है, वो भी अच्छा है। और आरओसीई की बात करें तो वो भी 59.13% का, ये लास्ट 3 सालों का है। अभी मैंने आपको आरओई बताया था 57.84%, वो करंट ईयर का है, और आरओसीई बताया था 54.42%, वो भी करंट ईयर का कैलकुलेट किया था। और हम यहाँ जो आरओसीई और आरओई देख रहे हैं ये पास 3 सालों के देख रहे हैं, लास्ट 3 इयर्स के। इसके अलावा कंपनी एक जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ये कंपनी का बढ़िया देखने को मिलता है, हेल्दी है, 40.55, ये हेल्दी देखने को मिलता है। इसके अलावा लिक्विडिटी पोजीशन जो है करंट रेशियो की वो भी 4.5 है, जो कि हेल्दी देखने को मिलती है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये कंपनी का 56.94% है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, हायर है, एक्सपेक्टेडली जितना चाहिए उतना है। कंपनी का जो ऑपरेशनल लिवरेज होता है या एवरेज ऑपरेशनल लिवरेज स्टैंड है वो भी 4.69 है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर। अब ये तो हमने स्ट्रेंथ या एडवांटेज देखे, लेकिन कंपनी में कुछ डिसएडवांटेज भी है या लिमिटेशंस भी है, डिसएडवांटेज कहने से अच्छा, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिमिटेशन है इसमें सबसे पहला तो डेब्टर डेज है जो कि 248 है, जो कि बहुत हाई देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कंपनी है इसका कैश फ्लो निगेटिव में देखने को मिलता है। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि 1000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी का क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलने वाला है, तो उस तरह यहाँ पे जो कैश फ्लो है ये भी निगेटिव में देखने को मिल रहा है। इबिटा मार्जिन जो है यहाँ पे 0 है ओवर पास्ट 5 इयर्स का, ये भी एक निगेटिव फैक्टर है। कंपनी के जो इबिटा के हायर ट्रेडिंग डेज है वो ट्रेडिंग डेज भी हायर देखने को मिल रहे हैं, 119 पॉइंट। अब निगेटिव पॉइंट्स जो वो इबिटा के कंपैरिजन में, जैसे कि हमें पता है कि निफ्टी के मूवमेंट के साथ इबिटा का मूवमेंट को कंपेयर करके स्टॉक की जो है एक कैपेबिलिटी निकाली जाती है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना जो है प्रॉपर फ्लो में है या अप साइड में मूवमेंट देगा अकॉर्डिंग टू निफ्टी, उस वजह से इबिटा कैलकुलेट होता है और इबिटा यहाँ पे 0 है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एफआईएस का आउटफ्लो हो जाना या तो फिर डीआईएस का पूरा अपना स्टेक कम करना लाजमी था। अब हमने कंपनी के पूरे फैक्टर्स तो चेक कर लिए, अब ये कंपनी है कौन सी अगर हम इसकी बात करें तो ये है टीएसी इन्फोसेक सिक्योरिटी। अब टीएसी इन्फोसेक सिक्योरिटी जो है ये सिक्योरिटी सेक्टर में काम करने के साथ साथ गूगल के साथ रिसेंटली टाई अप भी किया हुआ है, और कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो ये ओके देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ओके फंडामेंटल्स होने की वजह से हम इसको 100% मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन आप एक छोटा सा अमाउंट अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछ के या तो फिर आप फिर से इसके फंडामेंटल एनालिसिस को चेक कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं।
अगर इसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन दो आपको इसी स्टॉक को लेके, टीएसी इंफोसेक को लेकर कोई सवाल है, कुछ जवाब मैं यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, आपको भी पता है यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको खुल के जवाब भी दे सकती हूँ। बाकी आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।